गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेटा चैप्टर रीड आउट कर रहे थे कोल्ड वार, और कोल्ड वार की हिस्ट्री जो थी वो रीड आउट हो रही थी। 2 पीरियड हम इसके पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पीरियड है पीरियड ऑफ द कोल्ड वार 1953 टू 1963, जहाँ इसे ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ख्रुश्चेव एंड आइजनहावर का जो पीरियड है उसके बारे में बताओ। ठीक है, या तो मान पे वो डेट बोल देंगे कि 1953 टू 1963 का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान कोल्ड वार क्या हुआ था, कौन सी इवेंट्स हुई थी, इसके बारे में बताओ, या खुरचेव एंड आइजनहावर के पीरियड के बारे में बताओ। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं। इसमें क्या था कि आपको पता है कि खुरचेव कौन था, यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था, और आइजनहावर कौन था, यूएसए का जो प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कहते हैं इस समय को जो है इस नाम से भी जो पीरियड को बोला जाता है। तब क्या था कि जो सर जोहन फॉस्टर डल्स था, सर जोहन फॉस्टर डल्स, वो यूएसए का सेक्रेटरी था। उसने भी वही पॉलिसी अपनाई, मैसिव रिटेलेशंस फॉर द कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, के कैसे हम जो कम्युनिज्म है उसे रोका जा सके। ठीक है, उसने भी यही जो पिछले वाले जो प्रेसिडेंट थे, जहाँ दूसरे फॉरेन मिनिस्टर थे, पॉलिसी अपना रहे थे, तो इसका जो सर जोहन फोस्टर डल्स था उन्होंने भी यही पॉलिसी अपनाई। कौन सी पॉलिसी थी? मैसिव रिटेलिएशंस। किस लिए अपनाई? रीज़न ये था कि कंटेनमेंट ऑफ द कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म की जो विचारधारा उसे रोका जाए। कहते हैं on the other side, even after the death of the Soviet leader Stalin in 1953, the Soviet leaders had continued to follow the policy of the spread of communism and the destruction of the capitalism. Under such circumstances, there was no possibility of the happy turn to the Cold War. Though in the middle of the fifth decade, Russian Prime Minister Khrushchev had made a declaration of the policy of a peaceful coexistence between East and West. इस चीज़ को ध्यान में रखना। जब तक तो स्टालिन था, स्टालिन ने हमेशा कोशिश की कि मैं तो आपके साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो बस मेरा एक ही मकसद है कि मैं कम्युनिज्म को पूरी दुनिया में उसका विस्तार करूं। लेकिन स्टालिन के जगह पर अब जब खुरचेव आ गया तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे हम युद्ध करते जाएंगे तो तीसरा वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो उसने पीसफुल को एक्सिस्टेंस की पॉलिसी को अपनाने की कोशिश की। ठीक है, बट क्यूबा मिज़ाइल बहुत बार कोशिश की, लेकिन क्यूबा मिज़ाइल एक ऐसा संकट पैदा हुआ, क्राइसिस पैदा हुआ, जिसके कारण कोल्ड वार और भी सीरियस हो गया। और क्यूबा मिज़ाइल्स क्राइसिस क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। पहले से कौन कौन से जो पीरियड आए, कौन कौन से इवेंट्स आए, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है, इसके अंडर पॉइंट्स आता है कि इस टाइम के दौरान नाटो तो बन चुका था, अब सीटो और सेंटो भी अमेरिकन जो वेस्टर्न कंट्री उन्होंने बना लिया। कहते हैं कि अपनी ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर ली। इसके दौरान जो 3300 मिलिट्री बेसिस कायम कर लिए। इसके बाद उसने सेंटो को जो है स्टार्टअप कर लिया। जी क्या थे? मिलिट्री ग्रुप थे। अब जो यूएसएसआर, वो तो चुप बैठने वाला नहीं था ना। जब उसने देखा कि 3 मिलिट्री ग्रुप उनके क्रिएट हो चुके हैं, इतने मिलिट्री बेसिस बन चुके हैं, तो उसने भी उसको रिवेंस करने के लिए बदले में वार्सा पैक्ट क्रिएट कर लिया। तो फॉर दिस रीज़न कोल्ड वार बिकेम मोर सीरियस। दोनों तरफ जो थे आर्मी के ग्रुप क्रिएट हो गए, तो जो कोल्ड वार और भी ज़्यादा सीरियस हो गया। जैसे आपने याद रखना, सीटो, सेंटो एंड Warsaw Pact. Next is nuclear arms race and its impact. The nuclear armament race between the Soviet Union and USA had become more serious, and it made the situation of Cold War more grave. Both above had manufactured deadly weapons, and both were trying to cross ahead of the one another in the space race. दोनों ही कोशिश क्या कर रहे थे कि मैक्सिमम मेरे पास न्यूक्लियर आर्म्स आ जाए, दूसरे यूएसएसआर को था मेरे पास आ जाए, कि इवन के डेडली वेपन्स भी बना रहे थे। तो जब देखा कि ये प्रॉब्लम और भी इंटरनेशनल लेवल पर जो सिचुएशन और सीरियस बनती जा रही है, तो दोनों ने फिर डिसाइड किया कि चलो हम डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को फॉलो करेंगे, इसको अपनाएंगे। तो आपको पता है निशस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट क्या होता है, कि मैं उतनी ही फौजें, उतने ही हथियार, उतने ही बॉम्ब वगैरह अपने पास रखूँगा जितनी कि मेरे देश के लिए सेफ्टी के लिए ज़रूरत है, इसके ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा। ठीक है, डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को अपनाने की कोशिश की दोनों ने। तो देन आफ्टर फिर क्या हुआ,
इसके बाद अमेरिका ने कहा कि चलो आप रशिया के आगे ऑफर रखी कि आप नो वार पैक्ट को अपनाओ, समझौता कर लो कि आप आगे फ्यूचर में किसी देश में के साथ युद्ध वगैरह नहीं करोगे। तो सोवियत यूनियन ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। देन आफ्टर फिर बाद में सोवियत यूनियन ने रियलाइज़ किया कि मुझे नाटो में शामिल कर लो आप, तो फिर यूएसए ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद जो सोवियत यूनियन का प्राइम मिनिस्टर बल्गेनियन आया, उसने फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की पॉलिसी जो लेकर आया उसके सामने, ट्रीटी ऑफ द पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो देन आफ्टर जो अमेरिका ने इनकार कर दिया। देखो दोनों की तरफ कोशिश हो रही थी, लेकिन ये था कि कोई भी जो देश था, जो जहाँ यूएसए जहाँ यूएसएसआर, एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। जब वो इंटरनेशनल लेवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, सीरियस प्रॉब्लम हो जाती थी, तब अपनी तरफ से वो कोशिश करते थे, लेकिन क्या था, वो अकड़ के मारे वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते थे। पहले क्या हुआ, पहले तो दोनों के बीच में दौड़ लगी कि मेरे पास हथियार आ जाए। जब देखा इंटरनेशनल लेवल में जो सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी है, तो डिसआर्मामेंट की चलो उन्होंने दोनों ने पॉलिसी अपना ली। अब अमेरिका ने पहले पहल की कि चलो आप नो वार पैक्ट अपना लो, तो सोवियत यूनियन ने इनकार कर दिया। फिर सोवियत यूनियन ने कहा कि मुझे नाटो में शामिल कर दो, तो यूएसए ने इनकार कर दिया। फिर दोबारा से यूएसएसआर का जो प्राइम मिनिस्टर था बुल्गेनिन, उसने ऑफर की कि ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की पॉलिसी अपनाई जाए, तो यूएसए ने इनकार कर दिया। दो पॉलिसियाँ वो लेकर आया, नो वार पैक्ट की जो पॉलिसी है वो लेकर आया, अमेरिकन लेकर आया, और जो यूएसएसआर ने दो चीज़ें की पेशकश की कि मुझे नाटो में शामिल कर लो और ट्रीटी ऑफ पीस की पॉलिसी अपना लो, तो दोनों को इनको इनकार कर दिया था। फॉर दिस रीज़न क्या होना था कि कोल्ड वार, कोशिश हो रही थी कि हॉट कोल्ड वार में चेंज हो जाए। नेक्स्ट है सिविल वार इन द इंडो चाइना एंड बिग पावर इंटरवेंशन। इंडो चाइना को आपने दिमाग में रखना है वियतनाम के युद्ध पर। इंडो चाइना को जब भी आप इंडो चाइना का जो पॉइंट आ जाता है, जब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो सीधा अपने दिमाग में रखना है वियतनाम। ठीक है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इंडो चाइना का जो इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, हमला था, वो हुआ, वो नहीं है, वो क्या वियतनाम का है। क्या हुआ कि जिनेवा एग्रीमेंट में हुआ कि जो वियतनाम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जिनेवा में एक एग्रीमेंट किया गया कि जो वियतनाम की जो प्रॉब्लम है ना, उसे सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व क्या था, ये क्या करती थी दोनों महान शक्तियाँ कि किसी भी देश के बंटवारे कर देती थी, जैसे जर्मनी हो गया, ईरान हो गया, कोरिया हो गया, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से तो ये दोनों का बंटवारा कर देती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ फिर युद्ध होना शुरू हो जाता था। फिर एक नॉर्थ का सपोर्ट करने शुरू कर देता था, एक साउथ की सपोर्ट करनी शुरू कर देता था। तो वियतनाम में सेम इंसिडेंट हुआ। ठीक है, जिनेवा अपनी तरफ से उन्होंने कहा चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हम जिनेवा एग्रीमेंट कर लेते हैं और इसके दौरान जो वियतनाम के दो टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट गुरिल्ला थे ना, नॉर्थ के कम्युनिस्ट गुरिल्ला को मैं बार बार समझा रही हूँ कि जो लुक छुप कर युद्ध करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, लुक छुप कर फिर युद्ध करते हैं, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिसे हम आप मिलिटेंट्स वगैरह भी इंडिया में बोल देते हैं। तो नॉर्थ के जो कम्युनिस्ट गुरिल्ला थे ना, उन्होंने नॉर्थ के कम्युनिस्ट गुरिल्ला ने साउथ पर हमला कर दिया। ठीक है, तो जो सोवियत यूनियन था और चाइना, उन्होंने इसकी सपोर्ट क्यों की, बीच वाला रीज़न क्या था, क्योंकि उनको पता था कि वो किसके गुरिल्ला है, कम्युनिस्ट विचारधारा के। अगर कम्युनिस्ट गुरिल्ला जीत जाएंगी तो उसकी सरकार बन जाएगी, तो नेचुरली उनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट जो है वो सरकार बन जाएगी। तो फॉर दिस रीज़न वो इनडायरेक्ट वे में सोवियत यूनियन और चाइना ने इसकी सपोर्ट की, कम्युनिस्ट गुरिल्ला की सपोर्ट की। तो ये बात अमेरिकन को अच्छी नहीं लगी कि आप ऐसे उनके देश का अंदरूनी मामला है तो आप उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो उसने फिर नॉर्थ की हेल्प करनी शुरू कर दी, अमेरिका ने नॉर्थ की हेल्प शुरू कर दी। तो ये जो सिचुएशन थी, वियतनाम की सिचुएशन थी, जहाँ इंडो चाइना की सिचुएशन थी, वो किस में चेंज हो गई, कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चेंज हो गए। फिर अमेरिकन वांटेड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कम्युनिस्ट इन द साउथ ईस्ट एशिया, देयरफॉर इट हैड डायरेक्टली इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द वियतनाम वॉर विच हैड अप्रूव्ड क्विट कॉस्टली टू अमेरिका। कहते हैं फिर वो डायरेक्टली ही उस युद्ध में एंटर कर गया। तो इस बात को जो यूएसएसआर को पसंद नहीं आई कि आप सीधा ही सीधा आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसके मैदान में आ गए हो।
चाहे अमेरिका को सबसे कहते हैं जो लॉस है ना युद्ध का, काफ़ी युद्ध की है, सबसे ज़्यादा जो लॉस उनको हुआ वियतनाम युद्ध के पे हुआ, क्योंकि सामने तो फौज कोई आ नहीं रही थी जिसको उन्होंने हमला करके हरा देना था। वो तो चोरी छिपे आते थे, गुरीला वाले आते थे जो हमला करके चले जाते थे, नुकसान करते थे, तो बहुत सारा उसे लॉस उठाना पड़ा। और Soviet Union, China, and other communist countries had opposed direct intervention of America in Vietnam War, and they had also given all types of the help to North Vietnam. Next है सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी। क्या इसमें सिर्फ दो लाइनें हैं कि जो था सोवियत यूनियन था वो हंगरी में इंटरफियर कर रहा था कि मेरी वहाँ पर फ़ौज वगैरह मल्पी आ जाए, तो इस चीज़ का जो वेस्टर्न पावर ने मल्पी इनकार किया, अपोज किया, लेकिन सोवियत यूनियन ने वहाँ पर आयरन कर्टेन बना चुका था कि हंगरी पर भी मेरा ही राज होगा। नेक्स्ट आ गया स्वेज क्राइसिस। ये मैंने बेटा पहले वीडियो बनाई हुई है और एक वीडियो और अपलोड कर दूँगी इसकी स्पेशल वगैरह। स्वेज क्या है? एक बहुत बड़ी नहर है, मान लो कि जैसे ये सारा समुंदर है, ठीक है ना, तो इसके बीच में एक नहर जा रही है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्वेज। तो स्वेज पर क्या था, ये काफ़ी देशों को जोड़ती है, यानी कि जो मैक्सिमम देशों का व्यापार है ना, जो बड़े बड़े जहाज है, व्यापार है, जो इसके द्वारा होता है, इस नदी को क्रॉस करके होता है। तो जहाँ पर ईस्टर्न वालों का कब्जा था, ठीक है, एक संधि हुई थी, बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, बाद में समझाऊंगी इसे। तो क्या था कि जो इंग्लैंड और फ्रांस थे ना, इंग्लैंड और फ्रांस, उनकी नीयत थोड़ी ख़राब हो गई। वो चाहते थे कि इस पर मेरा कब्जा हो जाए, अगर मेरा कब्जा हो जाएगा तो सारा ही व्यापार पर मेरा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि जो इंग्लैंड और फ्रांस है ऐसी गलती करे, ठीक है, क्योंकि अगर इंग्लैंड और फ्रांस स्वेज पर कब्जा करेगा तो जो इतने भी ईस्टर्न वाले लोग हैं, देश हैं, तो किसके हेल्प के पास जाएंगे? नेचुरली किसके पास जाएंगे? सोवियत यूनियन के पास जाएंगे, ठीक है ना। तो सोवियत यूनियन को एक मौका मिल जाएगा अपनी जो इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का, ठीक है, क्योंकि यूएसए शुरू से ही बहुत ही डिप्लोमेसी रहा है, तो वो बहुत दूरदृष्टि रहा है कि किस प्रकार वो सोचता था कि हाँ अभी ये चीज़ें हम करेंगे तो इसका क्या लॉस होगा, क्या बेनिफिशियल होगा। तो क्या हुआ था स्विच क्रिस में कि सोवियत यूनियन एंड अमेरिका दोनों ने ये मतलब इस चीज़ का डिसाइड किया कि इससे हम बाहर निकले, स्विच क्रिसिस से बाहर निकले। तो क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इंग्लैंड और फ्रांस जो थे वो उन्होंने जो मिस्र पर जो वहाँ पर अटैक कर दिया। नतीजा क्या हुआ? इजिप्ट एंड अदर कंट्रीज़ ऑफ द मिडिल ईस्ट विल बी फोर्स टू गेट हेल्प ऑफ सोवियत। जो मिस्र था, इजिप्ट था, वो क्या कोशिश करेगा? वो मल्टी सोवियत यूनियन से रिक्वेस्ट करेगा कि हमारी मिडिल ईस्ट की जो रक्षा की जाए। तो इस प्रकार जो मुस्लिम कंट्री पर भी जो था, सारी मिडिल ईस्ट कौन सी कंट्री है? मुस्लिम कंट्रीज़ है। इस पर ऐसे सोवियत यूनियन का इंटरेक्ट में वहाँ पर भी इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। तो फॉर दिस रीज़न जो दोनों ही चाह रहे थे कि जो इंग्लैंड और फ्रांस जो वहाँ पर हमला ना करे, तो दोनों ने मिलकर वो इंग्लैंड और फ्रांस को धमकी दी कि नहीं, अगर आपने ऐसा नहीं रोका, आपने हमला नहीं रोका, वहाँ पर अपनी फ़ौजें पीछे नहीं हटाई, तो हम आप पर जो है कलेक्टिवली कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह जी खतरा टल गया, उसने अपनी फ़ौजें पीछे हटा ली। नेक्स्ट है ख्रुश्चेव सा विजिट टू अमेरिका एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ द सोवियत अमेरिका रिलेशन। अब जो इनके दोनों के रिलेशन हैं थोड़े से अच्छे बनने की कोशिश की जा रही थी कि ख्रुश्चेव ने कोशिश की कि चलो अगर हम ऐसे ही एक दूसरे पर विरोध करते रहें तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि पहल मैं ही करता हूँ, चलो मैं अमेरिका पर विज़िट करता है। तो इसे हिस्टोरिकल विज़िट भी कहा जाता है। वहाँ पर दोनों की डिस्कशन हुई, ठीक है, और वहाँ बाद में कहा भी किया कि चलो 1 साल के बाद हम पेरिस पर सम्मेलन किया रहेंगे। और वहाँ पर जो बर्लिन की प्रॉब्लम आ रही है ना, बर्लिन अपने पीछे बड़ा था प्रॉब्लम, जो वहाँ पर दीवार क्रिएट की गई थी, जर्मन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, वहाँ उस प्रॉब्लम पर मिलजुल कर डिस्कस करेंगे। 3 चीज़ें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ख्रुश्चेव ने एक पहल कदमी की कि मैं वहाँ पर अमेरिका पर विज़िट करूँगा,
ठीक है। देन वहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ, आइजनहावर के साथ उन्होंने डिस्कशन की और वहाँ पर प्रॉमिस किया कि हम पेरिस पर नेक्स्ट सम्मेलन वगैरह करेंगे, वहाँ पर बर्लिन के मुद्दे पर बात होगी। चलो माहौल जो अच्छा बन गया। लेकिन अब कहाँ ये माहौल शांतमयी रहने वाला था। आपको पता, जब भी कोशिश होती थी शांतमय माहौल बन जाए या कुछ भी, कोई ना कोई प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती थी, जिसके कारण फिर कोल्ड वार में चेंज हो जाता था माहौल। ड्यू टू एयरक्राफ्ट इंसिडेंट जो है, आपको पता है, जैसे मैंने पीछे पैरे में बताया है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर तो सोवियत जो मिनिस्टर खुर्चेव थे, वो फ्यूचर में पेरिस सम्मेलन में मिलने वाले थे। ठीक है। तो अभी एक हफ्ता 2 हफ्ते रहता था इस सम्मेलन में, तो क्या हुआ कि एक इंसिडेंट हो गया। एक जो U-2 एयरक्राफ्ट था वो जासूसी करता हुआ सोवियत यूनियन के प्लेस में मिला, तो उन्होंने मार गिराया उसे। ठीक है। U-2 था जो जहाज था, तो वो स्पाई करता, जासूसी करता हुआ पकड़ा गया सोवियत यूनियन के एरिया पर। तो उसके राष्ट्रपति ने कहा, USSR के राष्ट्रपति ने, खुर्चेव ने कहा कि आप इस पर माफ़ी मांगो कि आपने हमारे देश में आकर जासूसी क्यों की, आपका जहाज जानबूझकर हमारे देश में क्यों आया, क्यों जासूसी करने की। आप इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ की माफ़ी मांगो, अपॉलोजी करो। लेकिन आपको पता, यूएस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं कि ये मेरा जहाज है या कोई स्पाई करने के लिए आया था, मैं इस माफ़ी मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो ऐसे जो सिचुएशन और भी ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होगी। जो वहाँ पर रिलेशन अच्छे बनने वाले थे, प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होनी शुरू हो गई। हमारे भी तो इंडिया पाकिस्तान में होता ना कि मान लो कोई पाकिस्तान का ड्रोन जहाँ पर आता है, इंडियन आर्मी मार गिराती है, वो जो प्रूफ भी देती है कि जो आपका जहाज़ है, तो पाकिस्तान मानता है? कभी नहीं मानता, कहता है हमारा जहाज़ ही नहीं है, चाहे जितने मर्जी स्टैंप वगैरह वहाँ दिखाओ। तो नेक्स्ट, अब पेरिस में समिट होना था, जहाँ तो ये इंसिडेंट हुआ कि U-2 एयरक्राफ्ट का उसे मतलब मिसहैप कर दिया। ठीक है। तो अब पेरिस में समिट होना था। ठीक है। U-2 एयरप्लेन वाज हैड वाइडली अफेक्टेड द पेरिस समिट विच वाज टू टेक प्लेस ऑन द May 16, 1916, क्योंकि वो बार बार जो USSR का प्रेसिडेंट कर रहा था कि आप इस चीज़ पर माफ़ी मांगो कि आपका जहाज यहाँ पर स्पाई करने के लिए आया है, तो उस बंदों को पकड़ कर सजा दो, तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा दो, लेकिन आप नहीं चीज़ मान रहे। इसलिए अपनी नाराज़गी को प्रकट करते हुए जो खुर्चेव जब पेरिस सम्मेलन में आए, सभी को तो उसने शेक हैंड किया। ठीक है ना, जैसे हम मिलते हैं, गले मिलते हैं या शेक हैंड करते हैं पेरिस समिट में, लेकिन जानबूझकर उसने अमेरिकन के राष्ट्रपति के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो आपको पता, जो मीडिया होता है, पब्लिक मीडिया होता है, उसे मसाला लगा लगा कर और बात को बढ़ाते चढ़ाते हैं, तो इस तरह वो आग में घी डालने वाला काम हुआ और बात ख़राब हो गई कि नहीं देखो उसने हाथ नहीं मिलाया, इट मीन्स दोनों में अभी भी रोष है, वो एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहते, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो गई। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल एंड इट्स इफेक्ट। अब पहले राष्ट्रपति कौन था? आइजनहावर। ठीक है ना। अब कौन आ गया? जॉन एफ कैनेडी, USA का। तो कहता है कि वो 1963 तक रहा, तो उसने बहुत सारी मतलब सीरियस इफेक्ट इज उसने कोशिश की कि USA जो सोवियत यूनियन के बीच में जो प्रॉब्लम है उसे हल करने की कोशिश की जाए। बट इन स्पाइट ऑफ दिस हिज मीटिंग वाज विद द सोवियत प्राइम मिनिस्टर खुर्चेव इन द वियना इन 1961 हैड प्रूव्ड क्विट यूजफुल, बट इन ऑन अगस्त फिर थोड़ी सी हुआ कि चलो टेंस जो रिलीज हो गई, कम हो गई, लेकिन August 13, 1961 is separating the construction of 25-mile long wall by the Soviet Union for separating Soviet sector from the western sector. Berlin city was strongly opposed by the America. लेकिन जब सोवियत यूनियन के द्वारा बर्लिन के पास दीवार की गई, तो इस चीज़ को उन्होंने और भी ज़्यादा नाराज़गी में लिया। कुछ बेशक हमने जर्मन का चलो बंटवारा किया, लेकिन आपका दीवार करने का कोई हक नहीं बनता। ठीक है, इस तरह तो आप कब्जा करना चाह रहे हो, तो ऐसे प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो गए। नेक्स्ट है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्या था कि
In 1962, Cuba Missile was crisis came to the developed between America and Soviet Union, which had brought both the countries quite close to hot war. बल्कि ऐसे लग रहा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाना है, क्योंकि दोनों के ही जो फौजें हैं, टैंक है, वो दोनों की आमने सामने खड़ी हो गई थी। सोवियत यूनियन वांट टू डिस्टेब्लिश ए मिसाइल बेस इन द क्यूबा। सोवियत यूनियन जो था क्यूबा पर अपनी मिसाइल बेस कायम करना चाहता था। तो अमेरिका ऐसे कब करने दे रहा था? अमेरिका ने क्या किया कि क्यूबा को ब्लॉक कर दिया, कि अब क्यूबा को ऐसे घेरा ही डाल दिया कि आप यहाँ पर एंट्री ही नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पर अपनी शिप्स वगैरह ले आया, फोर्स वगैरह ले आया, या कुछ भी वगैरह। ठीक है, तो इवन के जो है ना सेक्रेटरी जनरल जो थांत हैड मेड अ सीरियस एफर्ट टू डिफ्यूज the situation, but he did not succeed in his mission. Soviet Union had but a condition that in the case America agreed to the withdrawal of its rocket from the Turkey. मतलब पहले तो इसने सोवियत यूनियन ने गलती की। ठीक है, वो मिसाइल बेस क्यूबा में मिसाइल बेस कायम करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ऐसे होने नहीं दे रहा था। उसने कहा कि मैं वहाँ पर क्यूबा को ब्लॉक कर दिया, अपनी फ़ौज लेकर आ गया कि आप वहाँ पर मिसाइल बेस कायम नहीं कर सकती। चलो, यूएनओ ने भी प्रेशर डाला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, युद्ध को ख़त्म करो, ऐसी प्रॉब्लम को ख़त्म करो। ठीक है, जो तांत ने भी कहा, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा। ठीक है, बहुत बार कोशिश की, लेकिन फिर जब देखा कि सारी दुनिया ही हमारे एग्रेसिव में हो रही है, तो सोवियत यूनियन ने कहा कि अच्छा, मैं ये बात मान लेता हूँ कि क्यूबा पर अपने मिसाइल बेस नहीं कायम करता, लेकिन आप भी जो तुर्की में आपने रॉकेट्स कायम किए हैं ना, वहाँ से आप पीछे हटा लो, आप भी विथड्रॉल करो। अगर आप चाहते हो कि मैं क्यूबा पर मिसाइल बेस कायम ना करूँ, तो आप भी तुर्की से अपने रॉकेट्स हटा लो। लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और ज़्यादा। फिर एंड में, ठीक है, उन्होंने फिर दोबारा से ये कहा कि मैं पीछे फौजें तब हटाऊंगा अगर आप ये जो प्रॉमिस करते हो कि आप क्यूबा पर कभी भी अटैक नहीं करोगे। यूएसएसआर ने कहा कि चलो ठीक है, मैं क्यूबा पर मिसाइल बेस नहीं कायम करता, ठीक है, लेकिन आप भी फ्यूचर में कभी भी क्यूबा पर हमला नहीं करोगे। इस बात पर अमेरिका मान गया। चलो, ये भी खतरा टल गया। नेक्स्ट है emergence ऑफ द न्यू न्यूक्लियर पावर्स। आपको पहले पता है कि सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर्स थे। पहले तो अमेरिका था, देन आफ्टर बाद में यूएसएसआर भी बन गया, देन आफ्टर फिर ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अब 5 पावर ऐसी आ गई थी कि जिसके पास न्यूक्लियर पावर बन चुकी थी। अब जो सुपरमेसी थी ना इन दोनों की, कि हम ही दुनिया में ऐसे 2 देश हैं जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो लग रहा था कि कोल्ड वार ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू लिमिट टेंशन। द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हैड मेड बोथ अ सुपर पावर अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ कोल्ड वार। इस क्यूबा मिसाइल जब संकट क्रिएट हुआ, तो वहाँ पर दोनों ने चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि अगर सचमुच में वहाँ पर युद्ध हो जाता, तो ये कोल्ड वार हॉट वार में चेंज हो जाना था, तो सचमुच में थर्ड वर्ल्ड वार हो जाना था। तो ना तो यूएसए ने बचना था, ना यूएसएसआर ने बचना था। अब दोनों ने रियलाइज़ किया कि हम इसको टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, मिलजुल कर कोशिश करेंगे। फॉर दिस रीज़न उन्होंने कौन कौन से स्टेप उठाए? पहले तो उन्होंने हॉटलाइन स्टार्ट की, ठीक है, कि दोनों देशों में कम्युनिकेशन चलता रहेगा। अगर कम्युनिकेशन चलता रहेगा तो प्रॉब्लम जो सॉल्व होती रहेगी। और देन आफ्टर फिर एक पीटीबीटी, सीबीटी जो संधि वगैरह अपनाई गई। ये भी आपको पता है कि संधि क्या होती है, जिसके दौरान हम और ज़्यादा हथियार नहीं बनाएंगे। इसके अलावा जो नॉन अलायंस कंट्री थी, जिसे हम नाम ही बोलते हैं या कुछ भी, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी बेटा कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। थैंक्स बेटा।